तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे होम साइंस का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है पुरुष एवं स्त्री प्रजनन तंत्र। यानी कि होम साइंस का जो कि सेकेंड चैप्टर है वो हम आज देखेंगे, जिसका नाम है पुरुष एवं स्त्री प्रजनन तंत्र। यानी कि इस चैप्टर के बारे में हम लोग आपको बता दें थोड़ा कि यहाँ पर पुरुष स्त्री के प्रजनन जो तंत्र है उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। इससे पहले हमने एक चैप्टर का वीडियो डाल दिए हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या हमको पढ़ना है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि पुरुष जनन अंग। क्या पढ़ेंगे? पुरुष जनन अंग के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे स्त्री जनन अंग के बारे में। उसके बाद गर्भधान, मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टैंड ग्रंथियां, गर्भ की उत्पत्ति, भ्रूण का विकास। उसके बाद परिवार नियोजन। यानी कि ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पुरुष जनन अंग यानी कि पुरुष के जो है वो जनन अंग कौन कौन से है, तो उसके विषय में हम लोग देखेंगे। बारी बारी से इन टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। पुरुष जनन अंग क्या है? पुरुष जनन अंग। तो पुरुष जनन अंग में जो होता है वो कौन कौन से अंग पाया जाता है? पुरुष जनन अंग में तो कौन कौन से अंग पाया जाता है? तो वृषण। क्या हो गया? वृषण। पहला क्या हो गया? वृषण। उसके बाद हो गया शिश्न। क्या हो गया? शिश्न हो गया, शिश्न। उसके बाद आपका हो गया शुक्राशय। क्या हो गया? शुक्राशय। शुक्राशय। शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। तो ये सब यानी कि इसमें आता है। किसमें? पुरुष जनन अंग में। इसके बाद और जैसे कि काउपड़ ग्रंथि हो गया, काउपड़ ग्रंथि, ठीक। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि वृषण। सबसे पहले क्या है? वृषण। यानी कि हम लोग देखेंगे कि वृषण होता क्या है। वृषण होता क्या है? वृषण। तो वृषण जो होता है प्रत्येक पुरुष में उदर गुहा के नीचे दोनों जंघाओं के बीच में लटकी हुई होती है। कैसे होती है? लटकी हुई होती है। एक अंडाकार थैली जैसी रचना होती है। कैसी होती है? अंडाकार थैली जैसी रचना होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वृषण। क्या कहते हैं? वृषण। इसकी लंबाई जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है और मोटाई जो होती है 1 से 2 सेंटीमीटर होती है। किसकी? तो वृषण की, ठीक। इसको हम लोग जहाँ पे वृषण रहता है उसको हम लोग वृषण कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृषण कोष। आप फिगर में देख सकते हैं कि ये आपका वृषण का फिगर है, ठीक। तो वृषण समझ में आ गया होगा आपको। तो प्रत्येक पुरुष में कितने वृषण होते हैं? तो 2। प्रत्येक पुरुष में कितने वृषण होते हैं? तो 2 वृषण होते हैं। वृषण होता कहाँ पे है? तो दोनों जंघाओं के बीच में होता है। कहाँ होता है? दोनों जंघाओं के बीच में एक थैली जैसी रचना होती है। कैसी होती है? थैली जैसी रचना होती है। वृषण में क्या होता है? तो शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण कोष में किसका निर्माण होता है? वृषण कोष में शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका? शुक्राणु का निर्माण। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण कोष में होता है, ठीक। अब है कि वृषण कोष के बाद आपका शुक्र या वीर्य। क्या है? शुक्र या फिर वीर्य, या वीर्य। तो ये देखिए, वीर्य जो होता है जो श्वेत रंग का गाढ़ा लसदार पदार्थ होता है।
वीर्य जो होता है, शुक्र जो होता है, वो गाढ़ा रंग का श्वेत लसदार पदार्थ होता है। यह सहवास के समय निकलता है, यानी कि जब निषेचन होता है उस समय यह निकलता है। किस समय निकलता है? निषेचन के समय निकलता है। और एक बूंद जो वीर्य होता है उसमें लाखों शुक्राणु होते हैं। लाखों क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं। वीर्य में क्या होते हैं? लाखों शुक्राणु होते हैं। और शुक्राणु का निर्माण होता कहाँ पे है? तो वृषण कोश में होता है। वीर्य में एक विशेष प्रकार की क्या होती है? गंध होती है। क्या होती है? गंध होती है। इसका जो निर्माण होता है वह आपको शुक्राशय, प्रोटेस्ट तथा एपिडाइमिस जो होती है उनसे होता है। किनसे निर्माण होता है इसका? तो शुक्राणु, शुक्राणु, शुक्राणु से। ठीक, उसके बाद आपका हो गया प्रोस्टेट। क्या हो गया? प्रोस्टेट, प्रोस्टेट। फिर एपिडाइमिस। तो इन तीनों मिला करके किसका निर्माण होता है? तो शुक्र या वीर्य का होता है। अब इसमें से क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा कि शुक्र या वीर्य में क्या पाया जाता है? तो शुक्राणु। वीर्य में क्या पाया जाता है? शुक्राणु पाया जाता है। वीर्य का कलर कैसा होता है? तो श्वेत कलर का। कैसा हो जाता है? श्वेत कलर का होता है। इसमें क्या क्या रहता है? तो शुक्राणु हो गया, प्रोस्टेट हो गया, उसके बाद एपिडाइमिस हो गया। एपिडाइमिस। ठीक, अब है शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु। तो शुक्राणु जो होता है उसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो वृषण कोश में। और शुक्राणु का आकार जो होता है इस प्रकार का होता है। शुक्राणु का आकार जो होता है इस प्रकार का होता है, यानी कि टैडपोल जो होता है ना, मेढक का जो टैडपोल होता है उस प्रकार के इसका आकार होता है। किसका आकार? शुक्राणु का आकार, टैडपोल जैसा। इसका जीवन काल जो होता है 1.5 से 2 दिन होता है। जीवन काल कितना होता है? 1.5 से 2 दिन, यानी कि 1.5 से 2 दिन तक ये जीवित रह सकता है। कौन? शुक्राणु। ठीक, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण कोश में होता है। वृषण कोश कहाँ होता है? तो दोनों जंघाओं के बीच में। वृषण कोश पुरुष में कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। वृषण कोश कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब आपका है शीश्न। क्या है? शीश्न, या फिर इसको शीश्न बोलते हैं। ठीक है, तो शीश्न जो है तो इसकी लंबाई जो होती है तकरीबन 3 से 4 इंच होता है। सामान्यतः जो इसकी लंबाई जो होती है, सामान्यतः इसकी जो लंबाई होती है, ठीक, तो इसकी लंबाई जो होती है 3 से 4 इंच होता है। 3 से 4 इंच होता है। लेकिन जब हस्त मैथुन होता है या मैथुन की इच्छा होती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाता है और 6 से 7 इंच हो जाता है। कितना? 6 से 7 इंच। पहले से कितना रहता है? 3 से 4 इंच। लेकिन जब मैथुन इच्छा होती है या फिर सहवास जो होता है उस समय इसकी लंबाई कितना हो जाता है? तो 6 से 7 इंच हो जाता है। शीश्न के अगले भाग को दंडकाय कहा जाता है। शीश्न के अगले भाग को क्या कहा जाता है? दंडकाय। यानी कि ये जो है वो है दंडकाय। इस भाग का नाम क्या है? दंडकाय। और इसका नाम क्या है? शीश्न। क्या है? शीश्न। ठीक है, तो शीश्न जो होते हैं उसकी लंबाई कितना होता है? तो 3 से 4 सेंटीमीटर। लेकिन सहवास के समय या मैथुन इच्छा के समय इसकी लंबाई कितना हो जाता है? तो 6 से 7 इंच हो जाता है। ठीक है, शुक्रवाहिनी शुक्राशय का अगला हिस्सा होता है। यानी कि शुक्राशय का जो अगला हिस्सा होता है, ठीक, यहाँ पर जो आपका शुक्राशय हो गया तो इसके अगला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिनी। क्या कहते हैं?
शुक्र वाहिनी। एक सेकेंड, ये दिख रहा है के बारे में, किसके बारे में? शुक्र वाहिनी के बारे में। ये हो गया आपका शिश्न, ये हो गया आपका वृषण, ये हो गया शुक्र वाहिका। चलिए, इसका जो नाम है वो दंड का है। हाँ, वो थोड़ा नीचे नहीं दिख रहा था ना, इसीलिए मिटा करके ऊपर कर दिए हैं। तो अभी बता रहे थे हम लोग शुक्र वाहिनी के बारे में, ठीक। तो यहाँ पर ये जो है शुक्र वाहिका है। क्या है? शुक्र वाहिका, जिसको शुक्र वाहिनी बोलते हैं, ठीक। इसके अगला जो हिस्सा है उसको हम लोग शिश्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिश्न। और ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक, तो उसको हम लोग कहते हैं दंडकाय। क्या बोलते हैं? दंडकाय। तो मूत्र मार्ग का जो आधार भाग जो थैली सी होती है, जिसे शुक्राशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्राशय। क्या कहा जाता है इसको? शुक्राशय, ठीक। और यह शुक्राणु के साथ मिल करके वीर्य का निर्माण करता है। और यह शुक्राणु के साथ मिल करके किसका निर्माण करता है? तो वीर्य का निर्माण करता है, ठीक। आगे है कि आपका प्रोटेस्ट ग्रंथि जो होता है, जिसे हम लोग पौरुष ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पौरुष ग्रंथि। पौरुष ग्रंथि। तो पौरुष ग्रंथि जो होता है शुक्राणु से मिलकर के वीर्य का निर्माण करता है। पौरुष ग्रंथि का काम क्या होता है? वीर्य निर्माण। वीर्य निर्माण। तो ये आपका है पुरुष जनन तंत्र। कौन सा है? पुरुष जनन तंत्र। आगे है काउपर ग्रंथि। क्या चीज है? काउपर ग्रंथि। तो काउपर ग्रंथि जो होता है वो क्या चीज है? तो यह एक प्रकार के यानी कि बल्बो यूरेथल जो ग्रंथि होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? काउपर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? काउपर ग्रंथि, जिसको यानी कि गॉल ब्लाडर बोलते हैं। गॉल ब्लाडर होता है ना, जिसको हम लोग मूत्राशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूत्राशय। तो हम लोग देखेंगे स्त्री जनन अंग। क्या देखेंगे? स्त्री जनन अंग। तो यानी कि पुरुष के भांति स्त्री में भी अलग अलग प्रकार के यानी कि अंग होता है, जो कि उनके जनन प्रजनन में काम करता है। यानी कि प्रजनन में क्या करता है? काम करता है। तो यही प्रजनन अंग या फिर जनन अंग कहलाता है। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो यानी कि क्या क्या चीज आ जाता है, जैसे यहां पर नितंब हो गया। क्या हो गया? नितंब हो गया, यानी कि गर्भाशय हो गया, ठीक। तो ये सब के सब यानी कि पुरुष में स्त्री के भांति जो होती है जनन अंग होता है, लेकिन कुछ डिफरेंट होते हैं। क्या हो जाते हैं? कुछ डिफरेंट होते हैं। जैसे पुरुष की आवाज़ थोड़ा भराने लगता है, लेकिन स्त्री की आवाज़ भराता नहीं है। ये हमने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिए हैं। नितंब भारी हो जाता है। नितंब जो होता है क्या होता है? भारी हो जाता है। स्वभाव में लज्जाशीलता आ जाती है। तो ये सब यानी कि उनका लक्षण हो जाता है। क्या हो जाता है? उनका लक्षण। अब इसमें जो है अंग में प्रमुख अंग जो कौन कौन से हैं, तो पहला हो गया गर्भाशय। पहला क्या हो गया? गर्भाशय हो गया। उसके बाद डिंब वाहिनी। क्या हो गया? डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी। और उसके बाद अगला जो है अंडाशय। क्या है? अंडाशय। अंडाशय, ठीक। तो यानी कि तीन जो है आपका प्रमुख स्त्री जनन अंग है। इसके बाद और है तो उसको हम लोग डिटेल में
आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका गर्भाशय जो होता है तो कहाँ पे होता है, तो मलाशय के दाहिने ओर उदर गुहा में होता है। मलाशय के दाहिने ओर उदर गुहा में होता है। इसकी लंबाई जो होती है, इसकी लंबाई गर्भाशय, तो इसकी लंबाई जो होती है 8 से 10 इंच होता है। कितना? 8 से 10 इंच सेंटीमीटर होता है। 8 से 10 सेंटीमीटर होता है। चौड़ाई जो होता है 5 से 7 सेंटीमीटर होता है। चौड़ाई जो होता है 5 से 7 सेंटीमीटर और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई हो जाता है। तो ये गर्भाशय के यानी कि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई है। इसका जो आकार होता है वो तिकोना होता है। क्या होता है? तिकोना, इस प्रकार की। ठीक, इस प्रकार के आकार होता है। ऊपर जो होता है चौड़ा होता है, नीचे जो होता है वो सकरा होता है। कैसा होता है? सकरा, यानी कि पूरे के पूरे इस प्रकार के नहीं रहता है। ठीक, ये से तो इस प्रकार के इसका आकार होता है। अब है कि यह जो है यानी कि प्रसव के कुछ समय बाद यानी कि फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। आगे आप नोट में लिखिएगा, नोट में कि गर्भ धान टोटल कितने दिन होता है? 280 दिन। कितने दिन? 280 दिन। अब हम लोग देखते हैं डिंब वाहिनी। क्या चीज? डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी, तो डिंब वाहिनी जो होती है अंडवाहिनी नालिका को ही डिंब वाहिनी कहा जाता है। यानी कि अंडवाहिनी, अंडवाहिनी को ही क्या कहा जाता है? डिंब वाहिनी कहा जाता है। इसका जो लंबाई जो होता है 4 से 5 इंच होता है। कितना होता है? 4 से 5 इंच इसकी क्या हो जाती है? लंबाई। क्या हो जाती है? लंबाई हो जाती है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फैलोपियन नालिका। क्या कहते हैं? फैलोपियन नालिका। फैलोपियन नालिका, यानी कि इसी में जो होता है निषेचन होता है। निषेचन कहाँ पे होता है? इसी में होता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। आप हमको बताइए फिगर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चलिए हम ऊपर बना देते हैं। यहाँ पर आपका इस प्रकार के होता है। इस प्रकार के आपका ये, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं डिंब वाहिनी, फैलोपियन नालिका। क्या बोलते हैं? फैलोपियन नालिका। ये जो आपका हो गया वो अंडाशय। क्या हो गया? अंडाशय। ठीक, तो अब हम लोग देख लेते हैं अंडाशय के बारे में। किसके बारे में? अंडाशय। ठीक, तो ये जो होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी। ठीक, तो अंडाशय जो होता है डिंब वाहिनी या डिंब ग्रंथि को कहा जाता है। डिंब वाहिनी जो होता है, ठीक, ये तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडाशय। यानी कि इसकी जो लंबाई जो होती है 1 इंच होती है और चौड़ाई जो होती है सो आधा इंच, ये वाले। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या चीज? अंडाशय। और यह जो होता है 28 दिन में क्या होता है? परिपक्व। क्या हो जाता है? 28 दिन में परिपक्व हो जाता है। चलिए तो आगे हम लोग देख लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसका स्टार्टिंग 13 वर्ष की अवस्था में होता है और ये 50 वर्ष तक चलता है। यानी कि 13 से लेकर के 50 वर्ष तक। कितने वर्ष तक?
13 से लेकर के 50 वर्ष तक। ठीक, जो अंडे का जो निर्माण होता है तो 1 से 4 दिन में होता है। 1 से 4 दिन अंडे के निर्माण होने में, अंडे का निर्माण होने में कितना समय लग जाता है? तो 1 से 4 दिन लग जाता है। और उसको मजबूत होने में, परिपक्व जो होने में, परिपक्व होने में आपका 13 से 14 दिन लग जाता है। कितने? 13 से 14 दिन। ठीक, यानी कि टोटल कह सकते हैं तो 5 से लेकर के और 13 दिन में ये परिपक्व हो जाता है। ठीक, और 14 से 18 दिन में, 14 से 18 दिन में ये बाहर आ जाता है। ये क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। और यदि निषेचित न होता है तब जाकर के 22 से 24वें दिन, 22 से 24वें दिन क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट, खत्म हो जाता है। यदि इसी बीच में यदि निषेचन हो जाता है तो ये बंद हो जाता है और शुक्राणु अंडाणु जब मिल जाते हैं तब जाकर के ये जो होता है बंद हो जाता है और भ्रूण के विकास में ये जो रक्त जो होता है वो भ्रूण के विकास में लग जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से यानी कि हम आपको मेंस्ट्रुअल लेसन के बारे में समझा दिए। ठीक है, अब आगे आपका है कि स्तन ग्रंथियां। क्या चीज? स्तन ग्रंथियां, एस्टर्न ग्रंथियां। तो ये जो ग्रंथि आपका है तो 2 पसलियों में दाएं और बाएं स्तन में स्थित होता है। बाएं और दाएं स्तन में स्थित होता है। 11 से 12 वर्ष की आयु में ये विकसित होना शुरू हो जाता है। इसके बीच में जो होता है यानी कि गहरे हरे रंग की उभरी हुई रचना होती है। यानी कि इस प्रकार से ये इस प्रकार के होती है। ये इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे क्या होता है? दुग्ध स्त्राव होता है। क्या होता है? दुग्ध स्त्राव। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं स्तन। क्या बोलते हैं? स्तन ग्रंथियां या फिर एस्टर्न ग्रंथियां। ठीक, इस जो दुग्ध स्त्राव है उसको हम लोग बोलते हैं निपल। क्या बोलते हैं? निपल बोलते हैं। अगला जो भाग इसका है वो क्या होता है? निपल होता है। उसके बाद आप नोट में लिख लीजिएगा, नोट में, कि मानव के जो शरीर होता है उसमें टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। कितने? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक, और टोटल 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि 23 जोड़ी गुणसूत्र और 46 कितना? क्रोमोसोम। ठीक, कभी कभी पूछ देगा कि लिंग क्रोमोसोम कौन कौन होते हैं? तो एक एक्स और दूसरा वाई। क्या होता है? एक एक्स और दूसरा वाई। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है। ठीक, या फिर उनसे पहले गर्भ की उत्पत्ति को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, गर्भ की उत्पत्ति।
तो यानी कि गर्भ की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है कि जब यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता रहता है, ठीक, तो यदि ये नष्ट होने से पहले भ्रूण कब बनता है? जब नष्ट होने से पहले निषेचन हो जाता है। क्या होता है? निषेचन हो जाता है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु मिल जाता है। शुक्राणु अंडाणु मिल जाता है, तब जाकर के उनसे क्या होता है कि भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण, जिसको हम लोग युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं। और इसके बाद जो होता है रक्त बंद हो जाता है और सारा के सारा रक्त इसके विकास में लग जाता है। किसके विकास में? भ्रूण के विकास में लग जाता है। और उसके बाद धीरे 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 क्या होता है कि वहीं एक जायगोट बन जाता है। जायगोट के बाद धीरे 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 वो शिशु का रूप ले लेता है। उस प्रकार से यानी कि गर्भ का क्या होता है? उत्पत्ति होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो जैसा कि आपको अभी बताए कि निषेचन होता है। निषेचन के बाद 2-4 दिन, 8 दिन, 16 दिन, इस प्रकार से धीरे 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 पिंड का निर्माण होता है। और वहीं पिंड को हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। और यही भ्रूण धीरे 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 यानी कि आगे शिशु के रूप में चला जाता है। जो भ्रूण जो होता है उसमें 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। जैसे कि पहला भ्रूण में उपत्वचा, नेत्र, कान, तंत्रिका तंत्र, इन सब का निर्माण होता है। मध्य में जो होता है मांसपेशी, रक्त परिसंचरण, उसके बाद मुख, जनन अंग, अंतःस्रावी ग्रंथि, इन सब का निर्माण होता है। और सबसे अंदर वाला जो स्तर होता है उससे यानी कि पाचन तंत्र का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से भ्रूण का विकास होता है। इस प्रकार से किसका विकास होता है? भ्रूण का विकास होता है। आगे आपका है परिवार नियोजन। तो देखिए, सबसे पहले परिवार नियोजन होता क्या है, इनको हम लोग समझ लेते हैं। थोड़ा देख लेते हैं मोबाइल को। परिवार नियोजन होता क्या है? तो परिवार नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें माता पिता यानी कि यह तय करते हैं कि उनको कितना संतान चाहिए, उनको कितना संतान चाहिए, कब संतान उत्पन्न करना है, कब न करना है। यानी कि एक स्त्री जो होती है अपने यानी कि यूरिन की सहायता से इसकी सहायता से क्या करते हैं कि वो जान सकती हैं कि हाँ वो कब से गर्भ होगी। यानी कि अंडे को परिपक्व होने के बाद स्त्रियों को चिपचिपा यूरिन निकलने लगता है। क्या होता है? चिपचिपा यूरिन निकलने लगता है और वह 96 घंटा तक चलता है। कितने घंटा तक? 96 घंटा तक चलता है। और 96 घंटा के यदि इसी बीच यदि निषेचन हो जाए तो वह क्या हो सकता है? गर्भ हो सकता है, गर्भ हो जाएगा। और नहीं तो फिर क्या होता है? वो नष्ट हो जाता है। तो यही होता है परिवार नियोजन। यानी कि कितना संतान चाहिए नहीं चाहिए ये तय करती है कौन? तो उनके पेरेंट्स। तो इसी को हम लोग कहते हैं परिवार नियोजन। कब उनका देखभाल करना है, तो ये सब। तो ये छोटा ही टॉपिक था। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसका PDF पाने के लिए आप इसको डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, वहाँ पर हम इसका लिंक दे दिए हैं। उसमें आपका PDF होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कल हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे।